Hello everyone, in this video we are going to see the rest of the important provisions from this chapter, and by this video we will be completing our income from salary chapter. Let's get started. The first thing given in the question is basic pay. We all know by this time what is basic pay, right? As usual, first we have to put this heading computation of income from salary of Mr. Abdul for the assessment year 2025 to 2026. Next thing we have to calculate basic pay. Basic pay is given 14,000 per month. That comes to 14,000 into 12, 1,68,000. We have to put this here under salary head 1,68,000. Next thing in the question is fees. We also know what is fees. Fees is fully taxable. 12,000 directly given, we have put 12,000, 12,000. Yes, we are solving this problem under the new tax regime and the old tax regime. New tax regime is nothing but 115 BAC. New tax regime, that is normal scheme. This is going to be outdated in some years. Next thing given in the question is employer's contribution to RPF and interest on RPF. RPF given in our question is 1500 rupees per month. That comes to 18,000 rupees. What is RPF? RPF is nothing but recognized provident fund. ये एक ऐसा रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं और इसमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे कि अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपीज़ तक का है तो वो डिडक्शन मिल जाती है, और अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक कंट्रीब्यूट करे एम्प्लॉयर, इसके लिए एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कितना 12% किसका, बेसिक सैलरी का, तो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो एक्सेस अमाउंट होता है सिर्फ उस पर टैक्स लगता है, मतलब 12% तक वैसे भी एग्जेम्प्ट है। अगर उससे ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो इधर तक तो एग्जेम्प्ट रहता है 12% तक, जितना भी 12% से ज़्यादा अमाउंट आता दैट इज़ टैक्सेबल। नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट। जैसे ये एक रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है और कोई भी फंड में पैसे डालने पर या कहीं भी पैसे डिपॉजिट करने पर अपन को इंटरेस्ट मिलता, तो ये इंटरेस्ट कब तक टैक्स फ्री है, 9.5% तक। अगर 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है ये प्रोविडेंट फंड पे तो वो टैक्सेबल है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता। एंड वन मोर थिंग, अगर उन्होंने 5 ईयर से ज़्यादा वहाँ पे काम कर रहा है और उनके 5 ईयर से ज़्यादा वहाँ पे सर्विस है तो पूरा अमाउंट टैक्स फ्री रहता। लेकिन अगर उन्होंने 5 ईयर से पहले ही विदड्रॉ कर ले रहे मनी रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। एंड दिस इंटरेस्ट पार्ट अपने क्वेश्चन में 1500 पर मंथ दे रहे थे, दैट इज़ 18,000 रुपीज़। एग्जाम्प्ट है क्योंकि बेसिक सैलरी जो अपनी थी बेसिक पे 1,68,000 अगर अपन 12% निकाले दैट इज़ 21,000 समथिंग विच इज़ लेस देन 18,000। इसीलिए RPF का जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे अपन को जीरो आता अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम एज वेल एज 115 BAC, क्योंकि इसमें दोनों में भी इसका सेम कैलकुलेशन है। नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट अंडर 9%, एज यू कैन सी हियर क्वेश्चन में अंडर 9% है, विच मीन्स दैट इज एग्जेम्प्ट। अगर ये 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता अपन को ये वाले अमाउंट पे जो रख रहे प्रोविडेंट फंड में, देन वो अपन को क्या होता था, टैक्सेबल होता था। लेकिन अपने क्वेश्चन में फिलहाल के लिए 9% तक ही है, इसलिए वो एग्जेम्प्ट है। 9.5% से जितना भी एक्सेस अमाउंट आता वो टैक्सेबल रहता, सिर्फ 9.5% तक एग्जेम्प्ट ही रहता इन बोथ द केसेस इन बोथ द regimes, that is 115 BAC and old tax regime. As you can see, we have taken 0 because it is exempted because of our question. It comes under the exemption limit, both the interest rate and the contribution RPF. Next thing given in the question is medical allowance. मेडिकल अलाउंस चाहे 115 BAC के अंदर हो या फिर नॉर्मल स्कीम फुल्ली टैक्सेबल है अगर वो फिक्स्ड है। दैट इज इन आर क्वेश्चन इज 15,000 बोथ अंडर 115 BAC अंडर नॉर्मल स्कीम वी हैव टेकन डायरेक्टली 15,000। अगर ये रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर है तब कुछ उन लोगों को एग्जेम्पशन मिलती, लेकिन अगर वो अलाउंस में आता कोई उसको रीएम्बर्स नहीं करे एम्प्लॉयर देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ स्कीम्स। नेक्स्ट थिंग गिवन इन द क्वेश्चन इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। एज मैं प्रीवियस वीडियो में ये बोली थी अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उनके लिए अलग है एंटरटेनमेंट अलाउंस का प्रोविजन, लेकिन अगर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए अलग है। और ये क्वेश्चन में मिस्टर अब्दुल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सी हियर इट इज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो ये फुल्ली टैक्सेबल है, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता आपको अंडर सेक्शन 16। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं देन आपको डिडक्शन मिलता अंडर सेक्शन 16(2). और ये डिडक्शन कैसा मिलता, लीस्ट ऑफ दिस 3। लीस्ट ऑफ दिस 3 क्या है, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड या फिर 20% ऑफ द बेसिक पे, डिडक्शंस अलाउड। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रहता हमेशा, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 5,000 हमेशा। तो ये लीस्ट ऑफ द 3 इसमें से तीनों में से सब में कम कौन सा है, दैट इज़ अलाउड एज डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो अपना एक्चुअल अलाउंस कितना रिसीव हुआ इनको, दैट इज़ 500 इंटू 12 6,000 रुपीज़। 20% ऑफ बेसिक पे क्या है 1,68,000 इंटू 20% दैट इज़ 33,600।
नेक्स्ट थिंग, स्टैंडर्ड डिडक्शन की जैसा एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन जो कि स्टैंडर्ड रहता है, दैट इज़ 5000. तो टैक्सेबल कितना है? 6000 माइनस 5000 रुपीज़ 1000. 6000 एक्चुअल रिसीव हुआ था, 5000 एज एग्जामेशन मिल गया क्योंकि ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अंडर डिडक्शंस. 1000 रुपीज़ अब क्या है? टैक्सेबल. As here you can see, under 115 BAC the whole amount is taken 6000 because no such provision exists under 115 BAC की ये deductions मिलता है अंडर सेक्शन 16 अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है प्राइवेट एम्प्लॉय है दोनों के लिए यहाँ फुल्ली टैक्सेबल है. क्या? एंटरटेनमेंट अलाउंस. लेकिन ओल्ड स्कीम में 1000 लिए क्योंकि हमको 5000 एज डिडक्शन रिसीव हुआ. नेक्स्ट थिंग इज RFA. RFA is nothing but rent free accommodation. Imagine Abdul works at Confusion Limited, we all know this by now. अब कंपनी वाले कन्फ्यूजन लिमिटेड बोल रहे हैं कि हम एक घर दे दे बिल्कुल फ्री में. साउंड्स अमेजिंग राइट? RFA इज़ व्हेन योर बॉस गिव्स यू अ फ्री हाउस बट इट इज़ टैक्सेबल अंडर सैलरी. और RFA में क्या होता है, कंपनी वाले घर प्रोवाइड करते हैं अब्दुल को कि वहाँ पे रेंट फ्री है, आप वहाँ पे रहिए. वो फर्निश्ड भी हो सकता, अनफर्निश्ड भी हो सकता, ये आगे देखेंगे अपन क्या रहता है. लेकिन इस पर टैक्स कितना लगता? इट डिपेंड्स ऑन हु योर एम्प्लॉयर इज़. अगर अब्दुल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो गवर्नमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट रख देते, दैट इज़ टैक्सेबल. फॉर एग्जाम्पल इफ द लाइसेंस फी इन आर क्वेश्चन इज 10,000 रुपीज़ तो ये पूरा टैक्सेबल होता है क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयर गवर्नमेंट के लिए काम करते राइट. लेकिन अगर उन्हें प्राइवेट कंपनी में काम करते थे देन टैक्स डिपेंड्स ऑन द सिटी. कौन सी सिटी में अब्दुल रह रहे हैं वहाँ के ऊपर डिपेंड करता था टैक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें मेट्रो सिटी में रहते जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो 15% ऑफ सैलरी उनका RFA टैक्स लगता था. अगर उन्हें ऐसे मीडियम सिटी में रहते जहाँ पे 10 to 20 लाख पॉपुलेशन है तो उनकी 10% ऑफ सैलरी दैट इज़ उतने पे RFA लगता था. मतलब वो जो वैल्यू आती है 10% ऑफ सैलरी निकाले वैसे दैट इज़ RFA. उसको RFA बना के वो टैक्सेबल करते थे. स्मॉल सिटी दैट इज़ 10 लाख से कम 7.5% ऑफ सैलरी. और सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे HRA में क्या क्या इंक्लूड होता था, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और कमीशन. यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है RFA में? रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी में दैट इज़ बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, बोनस, कमीशन और अदर टैक्सेबल अलाउंसेस जितने भी हैं वो सब ऐड करके सैलरी का क्या लेते हैं, या तो 15% या तो 10% या तो 7.5% अकॉर्डिंगली जितनी पॉपुलेशन है. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, अगर बॉस फ्री हाउस दे रहे टैक्स लगता, लेकिन अगर गवर्नमेंट है लाइसेंस फी टैक्सेबल होती है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट जैसे अपने क्वेश्चन में है 10,000. लेकिन अगर प्राइवेट है तो 15%, 10% या 7.5% डिपेंड करता कौन सी सिटी में अब्दुल रह रहे. आई होप इट इज़ क्लियर. एज इन आर क्वेश्चन इट इज़ गिवन गवर्नमेंट फिक्स्ड 10,000. अब ये क्या है? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर. इट इज़ नथिंग बट अगर अब्दुल को फर्निश्ड होम दिया या अनफर्निश्ड होम दिए. अगर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब वहाँ पे कोई भी फर्नीचर नहीं है, नो बेड, सोफ़ा, फ्रिज कुछ भी नहीं है, उसको अनफर्निश्ड अकोमोडेशन बोलते हैं. इसका कैलकुलेशन क्या है? सेम एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इन प्राइवेट एम्प्लॉय लाइक 15%, 10%, 7.5%. क्योंकि कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है ना उनको, फर्नीचर वही कुछ भी प्रोवाइड नहीं करे तो सेम कैलकुलेशन रहता है जैसा प्राइवेट एम्प्लॉय का था. लेकिन अगर उन्होंने फर्निश्ड अकोमोडेशन दे दिए, एक्स्ट्रा जेनरस है उनके बॉस, और उनको एक हाउस दिए जिसमें फैंसी फर्नीचर है, बेड, सोफ़ा, TV, फ्रिज, तो ये क्या है? फर्निश्ड अकोमोडेशन है. तो इनको क्या मिलता, क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता फर्नीचर के ऊपर भी. इफ़ द हाउस इज़ फर्निश्ड एक्स्ट्रा टैक्स विल बी एडेड फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर. वैल्यू ऑफ द फर्नीचर कितना है उसके ऊपर 10% लगता. इफ़ द एम्प्लॉयर ओन्स द फर्नीचर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर इज एडेड टू द टैक्सेबल वैल्यू. इफ़ द एम्प्लॉयर रेंट्स द फर्नीचर, अगर एम्प्लॉयर का खुद का है वो सारा फर्नीचर तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लगता. जैसे कि यहाँ पे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 88,000 का फर्नीचर था, उसका 10% उतने पे टैक्स देना पड़ता किसको? अब्दुल को, क्योंकि वहाँ पे घर में तो रह रहे फर्नीचर के साथ रह रहे, दैट इज़ 18,800. लेकिन अगर एम्प्लॉयर रेंट करे वो फर्नीचर, जितना भी उन्होंने रेंट पे करे वो फर्नीचर के लिए, वो पूरा टैक्सेबल हो जाता किसके हाथ में? अब्दुल के हाथ में. दैट इज़ रेंट फ्री अकोमोडेशन फॉर यू ऑल. और अपने क्वेश्चन में गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे अब्दुल, तो गवर्नमेंट उनका लाइसेंस फ़ी फिक्स्ड कर दिए विच इज़ नथिंग बट जितना भी इनको टैक्स पे करना पड़ता, दैट इज़ 10,000. और वो फर्नीचर की वैल्यू थी 88,000 क्योंकि वो एम्प्लॉयर के खुद का फर्नीचर था, इसीलिए कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लेना है उसका 10%. 88,000 का अगर अपन 10% निकाले दैट इज़ 8,800 विच कम्स टू टोटल 18,800. रेंट फ्री अकोमोडेशन टैक्सेबल है अब्दुल के लिए, और अपन को ये लेना है परक्यूजिट हेड में. और ये बोथ अंडर 115 BAC एंड नॉर्मल स्कीम दोनों के लिए इसका कैलकुलेशन सेम है. As you can see here, RFA. As you can see here, RFA 18,800, 18,800. Next thing is motor car.